हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबको मालूम है कि परसों आप लोगों का पेपर है। कल की बात जस्ट परसों है, लेकिन तैयारी तो हम लोग इतना जोरदार किए हैं कि इस बार सभी बच्चों का 90 में 90 मार्क्स आएगा, 100%। ठीक है, सबका 99 मार्क्स। ठीक है, 100 में कितना 90 मार्क्स, 100% मैं वादा करता हूँ। वादा क्या, विश्वास है मुझे कि आप लोग लेकर आएंगे, क्योंकि उस प्रकार से मैंने तैयारी करा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये वीडियो किसके लिए है? तो देखिए, मैंने वादा किया था आप लोगों को कि 4 मेरे पास पेपर है 2019 का, 2019 का ये 801 कोड एसी है, ये आपका 801 कोड एडी है। 2020 का 801 कोड एमएफ है, फिर 2020 का एक कोड है आप लोगों का एमसी कोड। अब इन चारों पेपर का मैं आप लोगों को कराने वाला हूं, जो आप लोगों को वादा हमने किया था कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को पद्यांश पूरा का पूरा, इसमें जितने पद्यांश मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चारों प्रश्न पत्र में, ठीक है, चारों पेपरों में से जितने मोस्ट इंपोर्टेंट आपका पद है पद्यांश से, उसको मैं आप लोगों को करा कर ही भेजूंगा। इतने ज्यादा मोस्ट आईएमपी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 100% आपका फंसेगा, 100% गारंटी लेता हूं। 6 नंबर, देखिए 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है। पहला देखिए, पहला क्या है कि आपका किसमें है, 2019 में पूछा गया है, प्रश्न पत्र कोड है 801 एडी। क्या है कि चलिए पहले इसका सोल्यूशन करते हैं, तुरंत पढ़ते जाएंगे, पूरा का पूरा सोल्यूशन करते जाएंगे। समय बहुत कम है क्योंकि आपको रिवाइज भी करना होगा, क्योंकि समय बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए और यहाँ से प्रश्न बना एकदम बिल्कुल तय रहेगा। ठीक है, क्योंकि परसों आपको खुद मालूम चल जाएगा कि मेरे यहाँ से पढ़े हैं तो कितना फंसा है कितना नहीं, लेकिन गारंटी है कि सब कुछ फंसेगा। क्या है कि चरण कमल बंधु हरिराई, जाकी कृपया पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। ये जो आपका महत्वपूर्ण पद्यांश है, बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसको आपको चलिए बताता हूँ किस प्रकार इस पद्यांश को लिखेंगे आप। ठीक है, देखिए पद्यांश में क्या होता है, संदर्भ लिखना होता है, प्रसंग लिखना होता है और इसका व्याख्या किया जाता है। इसके बाद काव्यगत संदर्भ लिखना होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसका देखेंगे संदर्भ। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले आप लिखेंगे संदर्भ। क्या लिखेंगे कि यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। किससे? पद शीर्षक से उद्धृत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूरदास जी लिखे हैं, सूर सागर नामक ग्रंथ से लिया गया है, वो भी हिंदी से, और किससे? पद शीर्षक से क्या उद्धृत है। इतना चीज आपको संदर्भ में लिख देना है। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको प्रसंग लिखना है कि इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके विचारों की वंदना की है। इस पद में भक्त कवि सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके विचारों की क्या की है? वंदना की है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे व्याख्या। इसका व्याख्या देखेंगे कि इसका व्याख्या क्या है। जो हमने अभी पद देखा है उसका व्याख्या, किसका व्याख्या? तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमल बंधु हरिराई, यहाँ से यहाँ तक जो है इसका व्याख्या देखने वाले हैं। क्या है कि भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत ही क्या है? व्यापक है। इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ जाता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, और इन चरणों के अनोखी प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। और सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग, श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ से पूरा व्याख्या में श्री कृष्ण के चरणों की व्याख्या हुआ है कि सूरदास जी कह रहे हैं कि अगर श्री कृष्ण के चरण, अगर उनके प्रभाव से, अगर इनके कृपा हो जाने से जो लंगड़ा व्यक्ति होता है वो पर्वतों को लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। ठीक है, और कह रहा है कि इनके चरणों के अनेकों प्रभाव से जो बहरा व्यक्ति वो सुनने भी लगता है, और किसी दरिद्र कोई व्यक्ति है अगर उन पे कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाना तो वह राजा बनकर छत्र धारण कर लेता है। ठीक है, और वही सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। आई होप आपके दिमाग में बैठ गया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आईएमपी आप लोगों का मैं पद्यांश बताया हूँ, ये वाला बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए अभी देखिए, यहाँ तक हो गया ना। अब काव्यगत संदर्भ लिखना होता है। ठीक है, उस पर भी नंबर मिलता है, तो चलिए उसको लिखते हैं।
देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काव्यगत संदर्भ में आपको क्या क्या लिखना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए भाषा की यूज कीजिएगा कि भाषा, देखिए ब्लैक पेन से आपको लिखना है, मैं हालांकि नीला से लिख रहा हूँ आपको ब्लैक से, कि भाषा आपको पहले हेडिंग डाल लेना है यहाँ पे काव्यगत। देखिए मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे लिखिएगा, सिंपल सिंपल लिखेंगे पूरा नंबर मिल जाएगा। काव्यगत सौंदर्य, ये भी आपको ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डाल लेना है, ठीक है। सौंदर्य होता है, काव्यगत सौंदर्य आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डाल लेना है, काव्यगत सौंदर्य, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करना होगा, काव्यगत होता है काव्यगत सौंदर्य, ठीक है, काव्य सौंदर्य भी कह सकते हैं इसको। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे भाषा, भाषा में लिखेंगे साहित्यिक व्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। किसका? साहित्यिक, लिखेंगे यहाँ पे साहित्यिक व्रज, साहित्यिक व्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके बाद चलिए भाषा में आप क्या लिखेंगे, साहित्यिक व्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, इतना हो जाएगा। फिर देखिए शैली आप लिखिएगा, अगली हेडिंग क्या रहेगी आपकी, शैली। और शैली में क्या लिखेंगे, मुक्तक शैली का, क्योंकि इसमें मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है तो मुक्तक शैली आप शैली लिखेंगे। शैली के बाद देखिए और कौन सी हेडिंग, आप गुण लिखिएगा, जो छोटा छोटा हाईलाइटेड है वो बता रहा हूँ। गुण में आप लिखिएगा प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है, किसका? प्रसाद गुण का। इसके बाद रस लिखिएगा, कौन सा रस, तो भक्ति रस का प्रयोग किया गया है, किसका? भक्ति रस का प्रयोग किया गया है। इसके बाद आप छंद लिखिएगा, अगली हेडिंग क्या रहेगी, छंद। छंद तो योगात्मक छंद का प्रयोग किया गया है, किसका? योगात्मक छंद यहाँ पे प्रयोग किया गया है। इसके बाद शब्द शक्ति, लास्ट हेडिंग यही है आपकी, शब्द शक्ति। अलंकार भी लिखना होता है, लिख लीजिएगा आप लोग, शब्द शक्ति। शब्द शक्ति में लक्ष्मण, ठीक है, और क्या, लक्षणा, शब्द शक्ति में लक्षण शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके बाद देखिए अगली हेडिंग लास्ट आपकी रहेगी अलंकार, कि इसमें आपका ध्यान से कौन कौन अलंकार यूज किया गया है। तो देखिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार, पहला अनुप्रास अलंकार प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। जल्दी जल्दी अब मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, राइटिंग बैठा नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत कम समय बहुत सारी चीज़ें कवर करना है। इसके बाद अनुप्रास हो गया ना, रूपक अलंकार का भी यूज किया गया है, इसमें रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। इसके बाद आपका पुनरुद्दीपित प्रकाश अलंकार का भी यहाँ लिख देता हूँ मैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, प्रकाश अलंकार, ठीक है। तो देखिए ये पूरा पूरा काव्यगत संदर्भ है, इतना पूरा पॉइंट आपको काव्यगत संदर्भ में लिख देना है, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये वाला आपका जो पद्यांश था मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लियर हो गया होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए क्लियर हो गया ना आप लोगों का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, 6 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। काव्यगत संदर्भ लिख लीजिएगा जरूर से। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या पूछा है, ये देखिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी तैयार करके जाइएगा आप, कि मेवाड़ केसरी देख रहा है केवल लड़का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था, चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था, मानो प्रत्यक्ष कपाली था। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। चलिए मेरे प्यारे सबसे पहले संदर्भ देख लेते हैं। देखिए संदर्भ में लिखेंगे क्या, कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्धृत है और यह श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित काव्य हल्दी घाटी से लिया गया है। प्रसंग में फिर लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन करते हुए हल्दी घाटी के युद्ध का सजीव चित्रण किया है, ठीक है। इसके बाद तब जाके यहाँ पे लिखेंगे व्याख्या। प्रसंग हो गया, संदर्भ में क्या आपको था कि पद से शीर्षक से लिया गया है, रचयिता कौन है, श्याम नारायण पांडे जी हैं, और हल्दी घाटी से लिया गया है। अब प्रसंग में कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन किया है इसमें, और हल्दी घाटी के युद्ध का सजीव चित्रण किया है। तो व्याख्या में देखते हैं, लिखेंगे व्याख्या में लिखेंगे कि कवि कहता है कि मेवाड़ केसरी अर्थात महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध को मात्र देख ही नहीं रहे थे, बल्कि वह स्वयं युद्ध के क्षेत्र में जाकर उत्साहपूर्वक युद्ध कर रहे थे। मुगलों से युद्ध अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए कर रहे थे, इसके लिए वे बलिदान तक देने के लिए भी तत्पर थे। उन्होंने अपने घोड़े पर चढ़कर पूरा युद्ध किया और मुगलों की सेना को ध्वस्त करते हुए अपनी सेना की रखवाली भी की। उन्होंने मुगलों की सेना का सामना दृढ़तापूर्वक किया था और सदैव उन पर हावी रहे थे। वे मृत्यु की परवाह किए बिना ही इस प्रकार रण क्षेत्र में भी युद्ध कर रहे थे, मानो महाराणा प्रताप ने शिवाजी का रूप धारण कर लिया हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट था ये वाला। यहाँ से व्याख्या आपका कंप्लीट हो गया ना, व्याख्या आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा व्याख्या। अब इसका हम लोग बस लास्ट हेडिंग बताए काव्य सौंदर्य, इसका देखने वाले हम लोग काव्य सौंदर्य, ये द है आपका। चलिए तो इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। फिर वही
भाषा। कौन सा भाषा का प्रयोग किया गया है? तो खड़ी बोली। किसका? खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हम शैली, हेडिंग क्या डालेंगे? दूसरी ब्लैक पेन से लिखेगा आप लोग शैली। राइटिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ ना। शैली, शैली क्या? प्रबंध, प्रबंध शैली का प्रयोग करना है। इसके बाद गुण, कौन सा गुण प्रयोग किया गया है इसमें? तो ओज। कौन सा? ओज गुण का प्रयोग किया गया है। इसके बाद यहाँ पे रस, कौन सा रस? वीर रस का प्रयोग किया गया है। इसके बाद यहाँ पे छंद, तो मुक्त, मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हम यहाँ पे शब्द डालेंगे, शब्द। तो देखिए शक्ति, शक्ति, अमिधा, अमिधा, अभिधा होता है, सॉरी, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। लास्ट आपका अलंकार बच गया है, अलंकार। तो देखिए अलंकार में पहला पुनरुक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है, अलंकार। और दूसरा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का, उत्प्रेक्षा अलंकार का। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने देखा बहुत ही ज़्यादा मैंने पेपर से आप लोगों का अच्छे तरीके से सोल्यूशन कराया है। यहाँ से पद्यांश बनना क्लियर है आप लोगों का। अगर तैयार कर लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो यहाँ से 100% परसों आप जब। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला आप लोगों को पद्यांश है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थी, किसी कीमत पे तैयार करके जाना है कि उधो मोही व्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दयो सजायो अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाला बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी व्रजवासी अजिनसो हित जदुतात। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको किसी कीमत पर आपको तैयार करके जाना है। चलिए सबसे पहले इसका हम लोग क्या लिखेंगे? संदर्भ लिखेंगे, फिर इसके बाद प्रसंग लिखेंगे, फिर इसके बाद व्याख्या लिखेंगे। चलिए सबसे पहले इसका हम लोग देखते हैं संदर्भ। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पे इसका सोल्यूशन आ गया है, मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब पूरा दिख रहा है ना आप लोगों को। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे इसका कि प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। मतलब इसी चैप्टर से जो अभी हम लोग चरण कमल बंधु हरिराय देखें वो सूरदास का ही सूरदास का ही था, ये भी आपका सूरदास का ही था। देख रहे हैं ना कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, हाँ हालांकि देखिए आपको ये ब्लैक पेन से हाईलाइटेड कर देना है, जैसे सूरसागर है आपको और सूरदास जी लिखे हुए हैं। ठीक है, ये जो अंडरलाइन कर लेता हूँ इसको हाईलाइटेड आपको करके लिखना है, पद शीर्षक से लिया गया ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, तो यह तो संदर्भ हो गया। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की मनोदशा का चित्रण किया है और उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहां की सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए हैं। ठीक है, भाव विभोर हो गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे भाव विभोर हो गए हैं। ये तो प्रसंग में लिखना है। व्याख्या लिखेंगे इसका। व्याख्या कि श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मैं व्रज को भूल नहीं पाता हूँ, मैं सबको भुलाने का बहुत प्रयत्न करता हूँ, पर ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। वृंदावन और गोकुल वन उपवन सभी मुझे याद आते हैं, वहाँ कुंजों की धनी छाँव भी मुझसे भुलाए नहीं भूलती। प्रायः काल माता यशोधरा और नंद बाबा मुझे देखकर हर्षित होते तथा अत्यंत सुख का अनुभव करते थे। माता यशोधरा मक्खन रोटी और दही मुझे बड़े प्रेम से खिलाती थी। गोपियाँ और ग्वाला बालों के साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे और सारा दिन हंसते खेलते हुए व्यतीत होता था, और यह सभी बातें मुझे याद आती हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं अपनी, ठीक है, भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। सूरदास जी व्रजवासियों की सराहना करते हुए कहते हैं कि वे व्रजवासी धन्य हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते थे और उनका प्रतिरक्षण ध्यान करते थे। उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसी हितैषी का कौन मिल सकता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छे से हमने इस व्याख्या लिखा है। आई होप आपको ये व्याख्या क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए व्याख्या यहाँ पे कंप्लीट हो गया ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट था। तो इसका भी आप लोगों को लिखना पड़ता है काव्यगत संदर्भ, इसका भी लिखना पड़ेगा काव्यगत संदर्भ। तो कोई नहीं,
यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, काव्य गति इसका संदर्भ, काव्य सौंदर्य हेडिंग हो गया आपका। काव्य सौंदर्य में पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है, भाषा। तो भाषा किस भाषा का, तब ब्रज, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके बाद दूसरा आप डालेंगे शैली, किस शैली का प्रयोग किया गया है, तब मुक्तक, किसका, मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। तीसरी हेडिंग आपकी क्या रहेगी, गुण, गुण, तब माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है, किसका, माधुर्य गुण का। इसके बाद चौथी जो हेडिंग आपकी रहेगी वो रहेगी रस, क्या रहेगा, रस रहेगा, ठीक है। रस में आपका श्रृंगार रस, श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। इसके बाद पांचवा श्रृंगार में वो भी वियोग का, किसका, वियोग का। इसके बाद पांचवा आप क्या डालेंगे, छंद, ठीक है, छंद में गे पद, क्या लिखेंगे, गे पद का। इसके बाद आप छठवां हेडिंग आपकी रहेगी शब्द शक्ति, क्या रहेगी आपकी, शब्द शक्ति, छठवां हेडिंग शब्द शक्ति में लिखेंगे व्यंजना, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके बाद सातवां लास्ट आपका सिर्फ है अलंकार, क्या, अलंकार। तो कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है, तो देखिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। इसके बाद आप लोगों का उपमा अलंकार भी प्रयोग किया गया है इसमें, उपमा अलंकार। इसके बाद श्लेष अलंकार, क्या लिखेंगे, श्लेष अलंकार, ठीक है, यह तीनों अलंकार लिख लीजिएगा। तो ये काव्यगत संदर्भ में लिख देना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए, ये आपका जो पेपर था, ये पेपर क्या है आप लोगों का 2019 का पेपर था, कोड 801 AD, पूरा का पूरा दोनों हमने आप लोगों को अच्छे तरीके से इस पद्यांश को क्लियर कर दिया। अब हम नेक्स्ट पेपर लेंगे, उसको देखेंगे। देखिए अगला लेता हूँ मैं आप लोगों को 2020 का, ठीक है, जो कि 801 MF कोड है, ठीक है। इसका जो ये वाला है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो क्या आपको किसी कीमत पे तैयार करके जाना है। मैं जूम करता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम व पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए सबसे पहले इसका हम लोग क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, फिर इसके बाद व्याख्या देखेंगे, इसका भी काव्य संदर्भ देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इसका संदर्भ, देखेंगे क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड स्वदेश प्रेम से, किसे, स्वदेश प्रेम शीर्षक से उद्धृत है, और यह कवि राम नरेश त्रिपाठी हिंदी द्वारा रचित स्वप्न से लिया गया है, स्वप्न से लिया गया है, ठीक है, क्लियर हो गया ना। कौन, स्वदेश प्रेम से, इनके जो लेखक हैं कौन है, कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, और हिंदी के रचित स्वप्न से लिया गया है, ठीक है, या आपको संदर्भ में लिख देना है। इसके बाद प्रसंग में कि कवि सच्चे देश प्रेम के लिए त्याग और बलिदान जैसे गुणों को आवश्यक मानता है, आपको प्रसंग में लिखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ से देखेंगे व्याख्या, कि कवि कहता है कि सच्चा प्रेम उसे ही कहा जा सकता है कि जिसमें आत्म त्याग की भावना कूट कूट कर भरी होती है, अर्थात आत्म त्याग के अभाव में प्रेम को सच्चा नहीं कहा जा सकता है। सच्चे प्रेम को पाने के लिए यदि आत्म बलिदान भी देना पड़े तो हमें हिचकना नहीं चाहिए। त्याग के बिना प्रेम निर्जीव सा होता है। देश प्रेम ऐसा पवित्र क्षेत्र है जो निर्मल, निष्कलंक और त्याग जैसे गुणों से खिल उठता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। अर्थात देश प्रेम वह पवित्र भावना होती है जो मनुष्य की आत्मा और मनुष्यता के विकास के लिए आवश्यक होती है। अतः मनुष्य में मनुष्यता का पूर्ण विकास हो सके, इसके लिए उसमें देश प्रेम की भावना आवश्यक है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको व्याख्या यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा आपको व्याख्या में लिख देना है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद लास्ट आपका बचा है काव्यगत सौंदर्य। यहाँ तो होगा ना, लास्ट आपका काव्य सौंदर्य बचा है, काव्य सौंदर्य। और काव्य सौंदर्य में आपको क्या लिखना है, पहला पॉइंट सबसे पहले वही आप भाषा के यूज कीजिएगा कि भाषा कौन सा प्रयोग किया गया है। तो सरल खड़ी बोली, सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसके बाद दूसरा शैली, कौन सा शैली का प्रयोग किया गया है, तो तुकांत, क्या, तुकांत मुक्त भावात्मक, भावात्मकता शैली का प्रयोग किया गया है।
ठीक है। इसके बाद तीसरा वही हेडिंग आप डालेंगे गुड़। कौन सा गुड़? तो ओज। कौन सा? ओज गुड़ का प्रयोग किया गया है। चौथा आपका है रस। कौन सा रस? तो वीर रस का प्रयोग किया गया है। इसके बाद पांचवा छंद। छंद में मात्रिक छंद, मात्रिक छंद। इसके बाद छठवां लिखेंगे आप शब्द शक्ति, लिखेंगे आप शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति में किसका? व्यंजना, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके बाद लास्ट सातवां लिखेंगे आप लास्ट में अलंकार, ठीक है। अलंकार में अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार लिख लीजिए। तो ये आपका काव्यगत संदर्भ में लिख देना। आई होप आपको काव्यगत यहाँ पे पूरा का पूरा संदर्भ क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट था। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला देख लेते हैं। अगला देखिए, ये आपको तैयार करके जाना है किसी कीमत पे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किसी कीमत पे आप लोगों को आना चाहिए। क्या है कि सुनी सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है, जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दे सन तिन है, समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर सो है सबे, अवलोकती लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कली। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसको किसी कीमत पे आपको तैयार करके जाना है। चलिए सबसे पहले इसका हम लोग लिखेंगे संदर्भ। चलिए सबसे पहले लिखेंगे इसका संदर्भ। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वनपथ पर शीर्षक कविता से क्या है? अवतरित है, ठीक है। इसके बाद प्रसंग लिखेंगे हम यहाँ पे। देखिए आपको संदर्भ इसी प्रकार लिखना। देखिए गोस्वामी तुलसीदास, हमने ब्लैक पेन से लिखा है, हाईलाइटर लिखा है, कवितावली से लिया गया है, हिंदी से वन पथ पर। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह आपको भी लिखना है। प्रसंग में इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं व्याख्या में। कह रहा है कि ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं? तो ग्राम वधुओं ने अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभाव को समझ गई और सीता जी ने उनके प्रश्न का जो उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रियोचित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में वह समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। तुलसी जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर जो सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकाटक देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगीं। इसके बाद उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हों, ठीक है। तो ये तो व्याख्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको सब पढ़ते जा रहा हूँ क्लियर होता जा रहा होगा। समय बहुत कम है, आराम से बस जितना बता रहा हूँ उतना ही तैयार करके आप बोर्ड एग्जाम में पहुंचिए। काव्यगत संदर्भ लिखेंगे। पहला कि सीता जी का संकेतपूर्ण उत्तर भारतीय नारी की मर्यादा तथा लब्ध नेत्र निर्वाण की भावना को अनुरूप है, ठीक है। दूसरा, प्रस्तुत पद में जो नाट्यकता और काव्य का सुंदर योग है। फिर भाषा, कौन सा भाषा का प्रयोग किया गया है? तो देखिए सुललित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली चित्रात्मक व मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। छंद तो सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। इसके बाद रस श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। अलंकार रूपक उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। गुण माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति व्यंजना शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इतना अगर पद्यांश आप तैयार कर लेते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 100% गारंटी मेरी है कि बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा, बहुत ही अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।